हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो इससे पहले जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से एनिमल्स या फिर ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टेन एज दैट ह्यूमन बींग्स दैट एंड मैनी अदर्स एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस। तो एक पर्टिकुलर एज पे पहुंचने के बाद ही ह्यूमन बींग्स हो या फिर कोई और दूसरे एनिमल्स हो वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं ह्यूमन की बॉडी में और आफ्टर विच पर्सन बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चे पैदा करना। तो किस एज में बच्चे पैदा हो सकते हैं ह्यूमन के, जानवर के, है ना। और उसके लिए बच्चे पैदा होने से पहले बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में हमें बात में बताया गया है इस चैप्टर में। चैप्टर 9 में हम लोगों ने देखा था जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जब बच्चे से बड़े हो रहे होते हैं तो कैसे कैसे बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, बदलाव आ रहे होते हैं। तो इसमें है एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। तो बूजो जो है, एडोलेसेंस क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होता है, ये हम अब आगे इसमें पूरा देखने वाले हैं। तो बूजो जो है उसका 12th बर्थडे है। आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट, बूजो एंड पहेली बिगन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स। तो उसका 12वां बर्थडे था बूजो का, और जब उनके फ्रेंड्स चले गए बूजो के तो ये दोनों अपने पेरेंट्स से बात करने लगे। पहेली स्टडीज़ इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल। पहेली जो है वो स्कूल में पढ़ती है, इसमें सिर्फ लड़कियां हैं सारी। शी स्टार्टेड लाफिंग। शी रिमार्क दैट मैनी ऑफ बूजोज स्कूल फ्रेंड्स whom शी met after a year had suddenly shot up in height। तो वो ऐसे बोल रही होती है कि बूजो के जो फ्रेंड हैं उसकी क्लास के, वो एकदम से मतलब 1 साल पहले वो इससे मिली थी और अब उनसे मिली है तो कितने एकदम से वो लंबे हो गए हैं। सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फ़नी विद अ हेयर लाइन अबव देयर लिप्स। और कुछ लोग जो है उनकी हल्की हल्की सी मूछें आ गई हैं तो वो कितने फ़नी लग रहे हैं। हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज़ हैड ग्रोन अप। उसकी मम्मी बताती हैं पहेली कि भाई ये जो बच्चे हैं ये बड़े हो रहे हैं। ग्रोथ बिगिनस फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न। तो ग्रोथ, हम लोग बढ़ना शुरू हो जाते हैं, हमारी बॉडी में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं जिस दिन से हम पैदा होते हैं तभी से ही। बट अपन द क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 and 12, 10 और 12 साल के बाद देर इज़ अ सडन स्पर्ट इन द ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल। तो एकदम से 10-11 साल की एज पे ना काफ़ी सारे मतलब चेंजेस आते हैं बॉडी में जो एकदम से विजिबल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा दिखने लगते हैं। तो ये चेंजेस जो हैं वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में आते हैं। ये इंडिकेट करते हैं दैट यू आर ग्रोइंग, दैट यू आर नॉट लॉन्गर अ चाइल्ड बट ऑन द वे टू बिकम अ एडल्ट। तो आप बड़े हो रहे हैं, ये दिखाता है आपकी बॉडी में जो बदलाव हो रहे होते हैं। तो ये बच्चे सोच रहे हैं कि कब तक ये रहेगा, अब हम बच्चे नहीं रहेंगे, अब हम बड़े हो जाएंगे, इस तरीके की बातें बच्चे सोच रहे होते हैं। ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, द पीरियड ऑफ लाइफ when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence। तो इसमें हमें बताया गया है ग्रोइंग अप यानी कि बड़े होना एक काफ़ी नेचुरल प्रोसेस है, हमारी लाइफ का एक पार्ट है जब हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं एंड लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। मतलब बच्चे से बड़ा होते जाते हैं फिर ऐसी एज पे पहुंच जाते हैं जब बच्चे पैदा कर सकते हैं, हमारी बॉडी रिप्रोड्यूस कर सकती है नए ह्यूमन बींग्स को। तो उसको ही हम लोग कहते हैं ये रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आ रही है। और ये जो प्रोसेस होता है ना, जैसे कि 10 साल से 11 साल 12, ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम मेच्योर हो रहे होते हैं, पूरी तरीके से मेच्योर नहीं हुए होते हैं, उस वाले पीरियड को हम लोग कहते हैं ये एडोलेसेंस का पीरियड है, एडोलेसेंस का टाइम है। ग्रोइंग अप जो पीरियड जिसमें हम लोग काफ़ी सारे बदलाव देख रहे होते हैं अपनी बॉडी में, तो वो एडोलेसेंस होता है। क्या क्या बदलाव आते हैं वो भी हम अब चैप्टर में देखेंगे। एडोलेसेंस जो है वो लगभग बिगिनस अराउंड द एज ऑफ 11। तो ये हो गया कि ये एज भी जो टाइम होता है 11 साल से लेकर के 18 से 19 ईयर तक की एज का, इसको हम लोग एडोलेसेंस कहते हैं। सिंस दिस पीरियड कवर्स टीन्स, मतलब 13 से लेकर के 19 तक, इसलिए हम इसको टीन एज भी कह देते हैं। या फिर इस एज ग्रुप के बच्चों को जो कि 13 से लेकर के 19 तक होते हैं, इनको हम लोग टीनेजर्स कहते हैं। इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगन अ ईयर और 2 अर्लियर देन बॉयज़। मतलब लड़कियों में जो एडोलेसेंस का टाइम होता है, उनकी बॉडी में जो चेंजेस आने लगते हैं वो लड़कों से थोड़ा सा पहले आने लगते हैं। द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और ये जो टाइम होता है ना एडोलेसेंस का, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के टाइम पर ह्यूमन बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं। दीज चेंजेस मार्क ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी।
तो ये जो चेंजेस होते हैं ना, जो बॉडी में आ रहे होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है। एडोलेसेंस के टाइम पर जो ये 10 से मतलब मेनली आप 13 से लेकर के 19 वाला जो टाइम पीरियड होता है, इसमें द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो जो चेंजेस आ रहे होते हैं ना बॉडी में, वो हम कहते हैं कि भाई प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी इज दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकेम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इस एज में जो होती है वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब बेबी बॉर्न कर सकते हैं। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन द एडोलेसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मेचोरिटी, मतलब ये जो एज पीरियड होता है इसमें बेबी कंसीव तो किया जा सकता है मगर वो हेल्दी नहीं होगा। तो और जब रिप्रोडक्टिव मेचोरिटी कब अचीव कर लेते हैं, जब पूरी तरीके से रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वो डेवलप हो जाता है। तो आप लोगों को आ रहा है ना समझिए, एडोलेसेंस क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो ग्रोइंग प्रोसेस होता है ना, उसमें जब बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं तो उसको तो हम लोग एडोलेसेंस कहते हैं। और काफ़ी सारे एडोलेसेंस के टाइम पर चेंजेस आ रहे होते हैं, और जब चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं ना, उस चीज़ को, उस पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी। ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी इज़ दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन करने के में केपेबल हो जाते हैं। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एडोलेसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मेचोरिटी। तो रिप्रोडक्टिव मेचोरिटी जब अचीव कर लेता है तो क्या हो जाता है कि बॉय एंड गर्ल ने हिट कर लिया, मतलब प्यूबर्टी ख़त्म कंप्लीट हो चुकी है और अब कम्प्लीटली वो रिप्रोड्यूस कर सकता है यंग वंस को। अब चेंजेस इन प्यूबर्टी, वो आपके लिए इतना था, समझ लीजिए कि एडोलेसेंस एक एज होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, और जब जिस पॉइंट से वो चेंजेस स्टार्ट होते हैं उसको प्यूबर्टी कहते हैं। अब बदलाव क्या क्या आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर, तो हाइट बढ़ जाती है। मोस्ट कॉन्स्पीशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज़ द सडन इंक्रीज इन द हाइट। तो एकदम से हाइट बढ़ जाती है। एट टाइम the long bones, that is the bones of the arms and the legs, elongate and makes a person tall। तो हमारी जो पैरों की हड्डियाँ होती हैं और हाथों की हड्डियाँ होती हैं वो बढ़ जाती हैं और उसकी वजह से पर्सन लंबा हो जाता है। तो एक्टिविटी में बताया गया है कि इसमें फॉलोइंग चार्ट ये जो है इसमें एवरेज हाइट दे रखी है बच्चों की, कि मतलब कैसे कैसे उनकी हाइट बढ़ती है। तो 8 साल के होते हैं तो परसेंटेज ऑफ फुल हाइट, तो बच्चों की फुल हाइट 8 साल तक बॉयज़ की 72% पहुंच जाती है और गर्ल्स की 77। 9 साल की एज तक फिर कितनी एज तक कितनी हाइट उनकी पहुंच जाती है, और 18 साल की उम्र तक आते आते सब लोग अपनी, गर्ल हो या बॉय हो, वो अपनी 100% हाइट को अचीव कर लेता है। और लड़कियां तो ज़्यादातर मतलब 16 की होने तक, 16 के आप समझिए कि 14 की एज तक लड़कियाँ अपनी 98% हाइट पर पहुँच जाती हैं, और लड़के तो उस टाइम कि लड़कों को आपने देखा होगा कि वो 15-16 की एज में सबसे ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा एकदम लंबे हो जाते हैं। तो लड़कियों की हाइट मतलब 14 तक ज़्यादातर बढ़ती है और लड़कों की तो 17 तक के बाद भी बढ़ती रहती है मेनली। तो कैलकुलेशन ऑफ फुल हाइट, तो प्रेजेंट हाइट जो होती है कैलकुलेट आप कैसे कर सकते हैं किसी भी पर्सन की फुल हाइट को, तो आपकी अभी प्रेजेंट हाइट कितनी है, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज। तो फुल हाइट कितनी हो सकती है, तो सपोज करिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा। अ बॉय इज़ 9 year old एंड इज़ 120 सेंटीमीटर टॉल। एट द एंड ऑफ ग्रोथ पीरियड ही इज़ लाइकली टू बी। तो अगर बच्चा 9 साल का है और उसकी हाइट 120 सेंटीमीटर हो गई है, तो जब वो मतलब पूरी ग्रोथ उसकी हो जाएगी तो वो कितनी लंबाई उसकी होगी, तो 9 साल में अगर उसकी हाइट 120 है तो अपॉन 75 करेंगे। क्यों? क्योंकि 9 साल में वो कितना रीच कर जाता है, 9 साल में वो 75% ऑफ हाइट रीच कर जाता है लड़का, और लड़की जो है वो अपनी 81% ऑफ हाइट रीच कर जाती है। तो क्योंकि वो 9 साल की एज में 120 सेंटीमीटर टॉल है, तो और वो इस समय कितने परसेंटेज हो गया है उसका, 75% उसने हाइट अचीव कर लिया। तो इससे हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो 9 साल का है और 9 साल में 75% हाइट अचीव हो जाती है, तो 120। फिर आप सोच रहे होंगे ना 75 कहाँ से आया, कि 75 इस टेबल की हेल्प से मिला है हमें, कि 9 साल की एज में 75% हाइट हो जाती है एक लड़के की और लड़की की 81। क्योंकि क्वेश्चन में लड़के के बारे में बोला गया है इसलिए हम लोगों ने 75 लिया है, गर्ल के बारे में बोलते हैं तो हम लोग 81 ले लेते हैं। तो फिर एक्टिविटी 2 में हम लोगों को बोला गया है कि यूज़ द डाटा गिवन इन एक्टिविटी 10.1। 10.1 में हमें ये डाटा गिवन है ना। इस डाटा का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो एक्स एक्सिस पर परसेंटेज ऑफ ग्रोथ इन हाइट और वाई एक्सिस पर, ठीक है, सॉरी, एज जो है वो हमें एक्स एक्सिस पर लेनी है और जो हाइट है वो हमें वाई एक्सिस पर लेनी है। तो एज ले ली हम लोगों ने
देखिए एक्स एक्सिस ये वाली होती है नीचे वाली, तो यहाँ पे हमने एज ले ली, और ये वाली क्या होती है, ये वाली हाइट होती है। तो वाई एक्सिस पे हमने हाइट ले ली, तो वाई एक्सिस पे क्या ले लिया हमने, हाइट ले ली, है ना। और एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया हमने, एज ले ली। तो कितनी एज में कितनी कितनी हाइट बढ़ रही है ये हमें प्लॉट करना है। और फिर उसके बाद हाईलाइट करनी है हम लोगों को हाइट की कैसे कैसे बढ़ रही है। तो हाईलाइट द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग योर एज ऑन द ग्राफ, आप अपनी एज बताइए और आपकी एज के हिसाब से कितनी 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 बढ़े जा रही है। तो ये वाला जो है, जो ऐसे ही वाला देखिए, ये वाला जो ग्राफ है ये बॉयज़ की हाइट को बता रहा है और ऊपर वाला जो है वो गर्ल्स की हाइट को बता रहा है। तो यही हम लोगों का इसमें एक्टिविटी थी सेकंड वाली। तो इनिशियली गर्ल्स जो है ना वो लड़कों से ज़्यादा तेज़ी से लंबी होती हैं, बट अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। स्टार्टिंग में जो लड़कियां होती हैं वो ज़्यादा टॉल होती हैं एज़ कम्पेयर टू लड़के, बट बाद में एकदम से लड़के लंबे हो जाते हैं और लड़कियां उतनी की उतनी रह जाती हैं, क्योंकि उनकी 14 तक की एज हाइट बढ़ती है ना मेनली लड़कियों की। तो यही है इसमें कि 18 ईयर की एज तक दोनों अपनी फुल हाइट को अचीव कर लेते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल, अलग अलग रेट होता है अलग अलग। सम मे ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन वाइल अदर्स मे ग्रो ग्रेजुअली। कुछ क्या होता है कि एकदम से प्यूबर्टी आते ही खूब लंबे हो जाते हैं एकदम से ही, है ना। 6 फुट के लड़के मतलब 8th 9th क्लास में ही 6 फुट के खूब लंबे लंबे होते हैं। कुछ होते हैं जो धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ते हैं। तो अलग अलग रेट होता है सबकी हाइट बढ़ने का। तो ये सोच रही है कि मेरे को डर लग रहा है, मैं लंबी हो गई हूँ, बट क्या माई फेस लुक स्मॉलर कम्पेयर टू माई बॉडी, क्या मेरा चेहरा जो है वो मेरी बॉडी से छोटा लगेगा। तो ऐसा नहीं है, सब कुछ साथ में बढ़ता है। तो देयर इज़ नो नीड फॉर पहेली टू वरी, पहेली को डरने की या सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, हमारी बॉडी के सारे जो पार्ट हैं वो सेम रेट से ग्रो नहीं करते हैं। समटाइम्स क्या होता है, आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट्स ऑफ एडोलसेंट लुक ओवर साइज एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन विद द बॉडी। कई बार हाथ जो होते हैं, पैर होते हैं, वो ज़्यादा लंबे लगते हैं एडोलसेंट्स में, है ना, बट सून अदर पार्ट्स जो हैं वो भी बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी बिल्कुल प्रोपोर्शन में लगने लगती है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट द हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू द सम ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो हाइट होती है वो ज़्यादातर फैमिली पे ही जाती है। फैमिली में सब टॉल है तो टॉल और शॉर्ट है तो शॉर्ट रह जाते हैं। तो दिस इज़ बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। तो हाइट जो है वो पेरेंट्स से जो जीन्स लिए होते हैं ना उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। इट इज़ हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दीज ग्रोइंग ईयर्स। तो ये जो ग्रोइंग ईयर्स होते हैं इस पर सही खाना खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो प्रोटीन रिच हो, कैल्शियम रिच हो, है ना। दूध पीना, दाल खाना, ये खाना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो जेनेटिक भी होती है हाइट, जीन्स पे से बहुत असर पड़ता है। आपके पेरेंट्स टॉल हैं तो आप भी टॉल होंगे, बट खाना अगर सही से नहीं खाएंगे तो हो सकता है ना हो। तो खाना सही तरीके से खाना चाहिए। दिस हेल्प्स द बोन्स, क्योंकि खाना जो हम सही खाते हैं ग्रोइंग ईयर्स में, जैसे दूध पीते हैं और दाल वगैरह खाते हैं, तो बोन्स, मसल्स और बाकी पार्ट जो होते हैं उसको एडिक्वेट सही नरिशमेंट मिल पाता है ताकि ग्रोथ कर पाएँ। तो न्यूट्रिशनल जो है एडोलसेंट के, यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोलसेंट आगे इस चैप्टर में बताएंगे क्या क्या खाना होता है। तो चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी जो होती है उसकी शेप में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बॉय जो होते हैं आपकी क्लास के, उनके कंधे चौड़े होते हैं, है ना, एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज़ इन जूनियर क्लास। तो छोटी क्लासेस के जो बच्चे होते हैं उनके कंधे कम चौड़े होते हैं और छाती भी कम चौड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे लड़के होते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे हैव रीच द एज ऑफ प्यूबर्टी व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइड ऑफ। तो बॉयज़ में क्या होता है, कंधे चौड़े हो जाते हैं, और लड़कियों में क्या होता है, जो वेस्ट के नीचे यानी कि हिप्स वाला जो एरिया होता है ना लड़कियों का, वो चौड़ा होने लगता है 13 की एज में आकर के। मतलब लड़कों के कंधे चौड़े होने लगते हैं और लड़कियों के हिप्स बड़े होने लगते हैं। तो इसमें वेस्ट के नीचे वाला पार्ट वाइड होने लगता है। बॉयज़ में द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स। तो बॉयज़ की जो है ना मसल्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए बड़े होकर लड़के स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं लड़कियों से, क्योंकि उनकी मसल्स बनने लगती हैं। दस चेंजेस अकरिंग इन एडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। तो जो लड़के और लड़कियां होती हैं ना, दोनों में, लड़कों में और लड़कियों में जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, वो काफ़ी अलग होते हैं एक दूसरे से। लड़कों की मसल्स बनने लगती हैं, लड़कों के कंधे चौड़े होने लगते हैं, और लड़कियों का जो हिप वाला एरिया होता है, वेस्ट के नीचे, कमर के नीचे वाला एरिया फैलने लगता है, चौड़ा होने लगता है। बदलाव आते हैं वॉइस में भी। डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज़ ऑफ योर क्लास क्रैक्स। तो कई बार क्या होता है, एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लायरिक्स बिकम टू ग्रो। तो जो वॉइस बॉक्स होता है ना प्यूबर्टी के टाइम पर, वो बड़ा होने लगता है। बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्स, और वॉइस बॉक्स किस में बड़ा होता है, लड़कों में। जो लड़के होते हैं ना उनका वॉइस बॉक्स बड़ा होता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट
कॉल्ड एडम्स एप्पल। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा लड़कों के कि एक तो जैसे गुठली जैसी निकली होती है गले में, है ना, तो उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं क्योंकि उनका वॉइस बॉक्स काफ़ी बड़ा हो जाता है। इन गर्ल्स द लाइरिक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। तो वॉइस बॉक्स या फिर जो लाइरिक्स होता है वो लड़कियों में विजिबल नहीं होता है, लड़कियों की गर्दन में नहीं दिखता है, वो सिर्फ लड़कों में दिखता है। ये देखिए एडम्स एप्पल, कई बार आप लोगों ने देखा होगा लड़कों की ऐसे होता है, एडम्स एप्पल निकला हुआ होता है, कई बार होता है, कई लड़कों के में नहीं भी दिखता है। तो जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस, लड़कों की वॉइस जो होती है वो भारी होती है और लड़कियों की वॉइस पिच में हाई होती है, थोड़ी पतली वॉइस होती है, वेयर एज बॉयज़ की जो डीप वॉइस होती है। एडोलेसेंट बॉयज़ जो होते हैं समटाइम्स मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड द वॉइस बॉक्स बिकम होर्स। तो कई बार क्या होता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। दिस स्टेट में रिमेन फॉर फ्यू डेज और वीक्स आफ्टर द वॉइस बिकम नॉर्मल। कई बार बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ हो जाती है लड़कों की और बट वो कुछ टाइम तक रहता है फिर नॉर्मली ठीक हो जाता है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड क्या होते हैं और ये कैसे इंक्रीज़ कर देते हैं अपनी एक्टिविटी। तो प्यूबर्टी के टाइम पर जो पसीना होता है वो ज़्यादा आने लगता है। सेबेशियस ग्लैंड जिसको हम लोग ऑयल ग्लैंड्स बोलते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, तभी जो है इस एज में 10 साल के बाद पिंपल्स भी होने लगते हैं बहुत लोगों के काफ़ी ना। तो क्या होता है उससे क्योंकि ऑयल हमारी स्किन ना ऑयली हो जाती है, ऑयल छोड़ने लगती है हमारी स्किन, उसकी वजह से फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं। तो प्यूबर्टी के टाइम पे स्वेट भी आता है और सेबेशियस ग्लैंड्स में ऑयल ग्लैंड होते हैं, उससे ऑयल इंक्रीज़ हो जाता है। काफ़ी सारे जो यंग पीपल होते हैं उनके वही एक्ने और पिंपल आ जाते हैं फेस पर, और क्योंकि ये जो ग्लैंड्स होते हैं स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल वाले ग्लैंड ये ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं उनकी बॉडी में। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट फिर हम लोग सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छा सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वाला नेक्स्ट ये देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। तो इन फिगर 9.1 एंड 9.3 ऑफ द प्रीवियस लेसन विच शो सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्स ऑर्गन होते हैं और मेल का तो हम लोगों ने डायग्राम देखा था ना, पिछले चैप्टर में देखा था। एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक टेस्टिस पेनिस डेवलप्स कम्प्लीटली। तो जो प्यूबर्टी के टाइम पे होता है ना, वो जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा था पीनस होता है और टेस्टिस होती है इस टाइप से ना, है ना। तो वो क्या होता है कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है। टेस्टिस ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, और अब जो टेस्टिस है वो स्पर्म्स भी बनाने शुरू कर देती है। स्पर्म्स के बारे में भी हम लोगों ने देखा था, इसमें भी देखेंगे कि जो स्पर्म होते हैं वाइट कलर का फ्लूडी सा मटेरियल होता है। और गर्ल्स में क्या होता है ओवरीज एनलार्ज एंड एग्स बिगिन टू मैच्योर, ऑल्सो ओवरीज स्टार्टेड रिलीजिंग मैच्योर एग्स। तो जो फीमेल होती है उनकी बॉडी में ओवरीज होती है, तो ओवरीज जो है ना वो एग्स बनाने अंडे बनाने शुरू कर देती है, जिसके हमने देखा था ना कि मेल गैमीट होता है स्पर्म, फीमेल गैमीट होता है क्या एग होता है। तो जब स्पर्म और एग मीट करते हैं तो ही बच्चा प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसमें हम लोगों को बताया गया है कि जो एडोलेसेंस के टाइम पे लड़कियों की बॉडी में ओवरीज बनने लगती हैं और लड़कों की बॉडी में स्पर्म्स बनने लगते हैं। तो यही सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। अब आता है रीचिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल इमोशनल मैच्योरिटी। एडोलेसेंट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ चेंज इन पर्सनस वे ऑफ थिंकिंग। तो इसमें सोचने समझने की जो चीज़ें होती है ना हमारा दिमाग भी बहुत ज़्यादा चेंज होता है। एडोलेसेंट्स आर मोस्ट इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस। तो पहले से ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, पेरेंट्स थोड़ा अकेले भी जाने देते हैं, है ना, और चीज़ों के बारे में समझ पे भी आने लगता है इस चीज़ में कि अच्छा ये ऐसा होता है वो वैसा होता है। पहले तो हम छोटे बच्चे होते हैं 10 साल की एज तक तो बिल्कुल। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। हाँ शायद कुछ लोग सोचते हैं कुछ लोग गेम खेलते होंगे, है ना, ये तो डिपेंड करता है। इन फैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ ग्रेटेस्ट एक्टिविटी फॉर लर्निंग, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी। तो इस समय आप सबसे ज़्यादा सीख सकते हैं, इस समय आपका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प होता है। Sometimes, however, adolescent may feel insecure while trying to adjust to the changes in the body and mind. तो बॉडी में माइंड में जो चेंजेस आ रहे होते हैं हम लोग कई बार उससे परेशान हो जाते हैं कि सब क्या हो रहा है। बट adolescent learners you should know that there is no reason to feel insecure. These changes are natural part of growing up. तो चेंजेस आ रहे होते हैं बॉडी में माइंड में, बहुत चीज़ें हम अलग अलग चीज़ें सोच रहे होते हैं बट इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये एक पार्ट है हमारी ग्रोइंग का, ये हमें समझना चाहिए। तो अब ना ये जो है सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कैसा लगा ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू
स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो हम लोगों ने देखा था कि एडोलेसेंस कौन सी एज होती है, ये पार्ट 2 है एक्चुअली। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 बना चुके हैं इस चैप्टर का। तो पार्ट 2 में हम लोगों को एडोलेसेंस वगैरह के बारे में पार्ट 1 में हमने देख लिया था कि एडोलेसेंस क्या कौन सी एज होती है जब हम प्यूबर्टी हिट करते हैं, मतलब जो लगभग 12 से लेकर के 12 से बड़ी वाली 12 से 19 वाली एज जो होती है ना, उसको एडोलेसेंस कहते हैं। इसमें बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने लगते हैं। ये सारा का सारा हम लोगों ने इसमें देख लिया था कि लड़कों की वॉइस चेंज होती है, फिर हेयर बॉडी ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, तो ये भी हम लोगों ने इसमें देख लिया था। और मेंटल इंटेलेक्चुअल ये वाला भी हो गया था कवर। अब आता है सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्राइमरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का हमने देखा, अब ये देखते हैं सेकेंडरी। तो इसमें बताते हैं कि चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था दैट टेस्टिस एंड ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो टेस्टिस और ओवरीज जो हैं वो क्या होते हैं, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो टेस्टिस किस में होते हैं, टेस्टिस होते हैं मेल्स में और ओवरीज होती हैं फीमेल्स में। तो टेस्टिस और ओवरीज जो होते हैं ना, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस गैमीट्स दैट इज स्पर्म्स एंड ओवा। तो जो टेस्टिस होते हैं ना, वो मेल में होते हैं और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेल में वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, है ना। और जो ओवरीज होती हैं वो ओवा प्रोड्यूस करती हैं। गर्ल्स में क्या होता है, तो ये हम लोगों ने देख लिया कि मेल्स में जो टेस्टिस होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं और ओवरीज ओवा या फिर एग प्रोड्यूस करती हैं। गर्ल्स के जो हैं वो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है जब वो प्यूबर्टी हिट करती हैं। और एंड बॉयज़ बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर्स। बॉयज़ के देखा होगा दाढ़ी वगैरह आने लगती है, दैट इज़ मस्टैशेस एंड बियर्ड। तो दाढ़ी मूछें वगैरह आने लगती हैं। एज दीज फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। तो ये सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स होते हैं क्योंकि हमें पता लग जाता है इनसे कि कोई मेल है या फीमेल है, उससे हम लोग को समझ में आ जाता है। बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट। लड़के जो होते हैं उनके क्या होते हैं, छाती पे बाल आने लगते हैं। In both boys and girls, hair growth under the arms and in the region above the thighs or the pubic region. तो जो थाइस के बीच में जो रीजन होता है और आर्म्स में और पूरी ओवरऑल बॉडी पे भी जो है ना, बाल ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं मतलब 11-12 की एज के बाद। तो भूजो और पहेली विश टू नो व्हाट इनिशिएट चेंजेस एट प्यूबर्टी। तो अब प्यूबर्टी का जो टाइम आता है, भूजो और पहेली ये जानना चाहते हैं कि भाई ऐसा क्या होता है बॉडी में जो ये सब चेंजेस आते हैं। तो बताते हैं द चेंजेस विच अकर एट द एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। तो जो एडोलेसेंस के टाइम पे जो बॉडी में बदलाव आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, वो हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं उनकी वजह से आते हैं। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस। हार्मोन्स जो होते हैं वो कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं। दीज आर सेक्रीशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो हार्मोन्स होते हैं वो कुछ सेक्रीशंस होते हैं। सेक्रीशंस का मतलब हमारी बॉडी में ना, देखिए क्या होता है ना कि काफ़ी सारे ना ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। तो वो जो ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन्स बनाते हैं। तो हार्मोन्स क्या होते हैं, आपसे सिंपल सा पूछा जाए तो ये कुछ केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में। और दीज आर सेक्रीशंस फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमारी बॉडी में ही एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, उसमें से ये सेक्रीट होते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम या ग्लैंड में से सेक्रीट होते हैं। मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बिगिंस टू रिलीज्ड बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है वो बॉडी में लड़कों की जब प्यूबर्टी हिट हो जाती है ना 10 से 12 साल की एज में या उसके 12 की एज के बाद, मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनने लगते हैं। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना, इसकी वजह से ही एक लड़के के शरीर में बदलाव आने लगते हैं। दिस कॉजेज चेंजेस इन बॉयज़ अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न। तो मतलब बाल और वो सब ना, तो ये सारे के सारे चेंजेस टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं। एग्जाम्पल के लिए द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स, ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन और द एस्ट्रोजन। तो आपको ये याद रखना है कि मेल्स में जो हार्मोन होता है उस हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल की बॉडी में जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है प्रोगेस्टेरॉन या फिर हम उसको एस्ट्रोजन। प्रोगेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन 2 हार्मोन होते हैं। तो यहाँ पे आपको एस्ट्रोजन के बारे में बताया गया है। आपको फिलहाल माइंड में ये रखना है कि एस्ट्रोजन फीमेल की बॉडी में होता है और जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो एक मेल हार्मोन है, एक आदमी की, एक लड़के की बॉडी में होता है। तो फीमेल का जो हार्मोन है उसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप। तो जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है ना,
वो इसके एस्ट्रोजन की वजह से होता है। मिल्क सेक्रीटिंग ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, और जो ब्रेस्ट होते हैं उसके अराउंड क्या होता है, मतलब जैसे कि बच्चा पैदा होता है तो मदर अपने बेबी को दूध पिलाती है, तो वो इसी की वजह से होता है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं ये मिल्क के सेक्रीशन में, दूध बनाने में हेल्प करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये सारे के सारे जो हार्मोन सेक्रीट हो रहे होते हैं ना, ये सेक्रीट हो रहे होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड में एक होता है पिट्यूटरी, तो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, उसमें से ये सेक्रीट हो रहे होते हैं। तो आपको ना बेसिकली देखिए, आपको पता है ना वायम रट्टा बहुत लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। जब आप एक बार याद करेंगे फिर कोरिलेट करेंगे, उसके बाद आपको चीज़ें अच्छे से समझ भी आएंगी। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। तो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को इनिशिएट करने में हार्मोन्स का क्या रोल होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज्ड हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। तो एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, फिर उसमें से रिलीज़ होते हैं हार्मोन्स, तो फिर वहाँ से रिलीज़ होते हैं, और ब्लड स्ट्रीम से हर चीज़ हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होती है वो ब्लड की हेल्प से होती है। तो ब्लड स्ट्रीम से क्या होते हैं, वो टारगेट साइट पर, मतलब जहाँ उसे पहुँचना होता है वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड्स टू द हार्मोन। तो जो टारगेट साइट होती है वो हार्मोन की तरफ को रिस्पॉन्ड करती है। देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी में काफ़ी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, काफ़ी सारे डक्टलेस ग्लैंड जिसमें कोई डक्ट नहीं होता, तो देखेंगे अभी, है ना। तो काफ़ी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में। तो टेस्टिस और ओवरीज जो होती है ना, वो सेक्स हार्मोन्स को सेक्रीट करती हैं, है ना। हमने एग्स और स्पर्म देखा था। You have just learned that these hormones are responsible for the male and female secondary sexual characteristics। तो जो एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, वो हमारी बॉडी में मेल और फीमेल की बॉडी में अलग अलग करेक्टर्स प्रोड्यूस करने का काम करती है। फर्दर सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, है ना, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, और तो ये क्या होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन आपकी बुक में फिलहाल बताया नहीं गया ना, तो आप लोग एस्ट्रोजन को ही ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो इसमें हम लोग को कि हमारी जो बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं वो इन हार्मोन्स की वजह से ही आती हैं, और ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। पिट्यूटरी सेक्रीट्स मेनी हार्मोन्स, वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म इन फॉर्म इन द टेस्टिस। तो जो पिट्यूटरी सेक्रीट करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उससे हार्मोन सेक्रीट होते हैं, वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर। तो इसमें से एक जो ओवा होता है ना फीमेल की बॉडी में, उसको वो मैच्योर होता है इन द ओवरीज। तो ओवा कहाँ पर मैच्योर होता है, कहाँ पर वो रहता है, जब तक वो पूरी तरीके से बन नहीं जाता, ओवरीज में रहता है। और स्पर्म जो है वो कहाँ रहता है, स्पर्म रहता है टेस्टिस में। तो हम लोगों को पूरा बताया गया। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। तो प्यूबर्टी जो आती है वो हार्मोन्स की पूरी तरह से कंट्रोल होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से वो स्टिमुलेट करते हैं टेस्टिस को मेल्स में, ओवरीज को फीमेल्स में। रिलीज करने के लिए टेस्टोस्टेरोन, देखिए टेस्टोस्टेरोन सिंपल है ना, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टिस से जो टेस्टोस्टेरोन होता है मेल्स में होता है, और ओवरीज से एस्ट्रोजन होता है लड़कियों में, फीमेल्स में। फिर ये जो है हमारे ब्लड की, जो मैंने पढ़ाया था ना उसकी समरी है एक तरह से। तो ब्लड स्ट्रीम में पहुँचते हैं टारगेट साइट पर जहाँ उन्हें पहुँचना होता है। फिर उसके बाद प्यूबर्टी आ जाती है और ये बदलाव बॉडी में आने लगते हैं। अब है पहेली और भूजो हैव नाउ अंडरस्टूड दैट प्यूबर्टी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव पीरियड। तो बॉडी में रिप्रोडक्टिव पीरियड इंसान जो है यंग वंस को बर्थ दे सकता है जब वो प्यूबर्टी हिट कर लेता है उसके बाद। अब बताया गया है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन की लाइफ में जो रिप्रोडक्टिव फेज, देखिए एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। एडोलेसेंट्स बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस गैमीट्स। यानी कि मेल एंड फीमेल गैमीट्स जो स्पर्म और ओवा बनाने लगते हैं, तो क्या कर सकते हैं वो मतलब बेबी को बॉर्न कर सकते हैं। तो एडोलसेंट जो हैं जब उनके टेस्टिस लड़कों की बॉडी में ओवरीज सही से गैमीट्स बनाने लगती हैं तो वो पूरी मतलब मेच्योर हो जाते हैं। द कैपेसिटी फॉर मेच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स लास्ट फॉर मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल्स। तो फीमेल जो है इसमें यह है कि जो गैमीट्स होते हैं ना, जो फीमेल और फीमेल गैमीट होता है, फीमेल गैमीट कम टाइम के लिए रहता है बॉडी में एग एज कम्पेयर टू जो मेल के स्पर्म्स होते हैं। इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज
ऑफ लाइफ बिगिनस एट प्यूबर्टी। तो फीमेल्स में 10 से लेकर के 12 साल तक की एज में वो शुरू हो जाता है और जनरली 45 से लेकर के 50 ईयर्स तक ही एक जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो सकती है, मतलब बेबी को बॉर्न कर सकती है। मतलब 12 साल की लगभग उम्र से लेकर के आप 10 मान लीजिए, 10 से लेकर के 50 साल तक, तो यानी कि 40 साल तक ही एक जो औरत है वो माँ बन सकती है। और ओवा जो है वो मेच्योर होने लगता है ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो जो प्यूबर्टी के टाइम होता है ना, तो ओवा क्या होने लगता है, मेच्योर होने लगता है। वन ओवर मेच्योर एंड इज रिलीज्ड वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। तो 28 से 30 डेज में एक बार जो है एक एग फीमेल की बॉडी में रिलीज होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम थिक सो एज टू रिसीव द एग इन केस इट इज़ फर्टिलाइज्ड एंड बिगिन टू डेवलप। तो ये जो 28 से 30 डेज़ का जो टाइम पीरियड होता है ना, इसमें क्या होता है, एक ओवा रिलीज़ होता है, एग रिलीज़ होता है। तो जो फीमेल का यूट्रस होता है, फीमेल की बॉडी में एक यूट्रस होता है जो मेल की बॉडीज़ में नहीं होता है, मतलब वो काम नहीं करता है। तो यूट्रस जो है वो फीमेल की बॉडी में होता है, वो एग को रिसीव करता है और यूट्रस जो है ना वो थिक हो जाता है, मतलब इसकी जो लेयर होती है ना काफ़ी मतलब मोटी हो जाती है ताकि वो एग को रिसीव कर सके। अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो वही एग अगर स्पर्म से मीट कर जाता है तो बेबी बॉर्न हो जाता है, ये हमने पिछले चैप्टर में देखा था। और इससे दिस रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द रिलीज्ड एग एंड द थिकेंड लिनिंग ऑफ द यूटरस अलॉन्ग विद इट्स ब्लड वेसल आर शेड ऑफ। तो अगर जो फीमेल की बॉडी में अंडा बना है, एग बना है, वो अगर मेल के स्पर्म से मीट नहीं करता है ना, तो क्या होता है, वो एग टूट जाता है और यूट्रस की जो लिनिंग होती है ना वो भी उसके साथ वजाइना से, बॉडी से बाहर निकलती है। तो इसी को मेंस्ट्रुएशन या फिर पीरियड्स कहा जाता है। दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन विमेन एंड विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30। तो 28 से लेकर के 30 दिन के बाद, लगभग एक महीने के बाद जो है वो पीरियड्स हर मंथ एक फीमेल बॉडी जो कि लगभग 12 से 13 से लगभग 50 साल की एज तक मेंस्ट्रुएशन होता है, उस एज में वो बेबी को बॉर्न कर सकती हैं। वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इट्स टर्म्स एंड मेनार्की। अब देखिए ये जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो लगभग एक महीने में आता है, तभी तो पीरियड्स बोलते हैं कि बार बार हर महीने होते हैं। तो द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी किसी मतलब फीमेल की हिट करती है तो पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो तब होता है जब प्यूबर्टी उसकी रीच कर जाती है और उसको हम क्या बोलते हैं, मेनार्क, ठीक है। और फिर जब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाते हैं तो उसको हम लोग मीनोपॉज बोलते हैं। मीनोआर्क और मीनोपॉज। मीनोआर्क मतलब वो स्टार्ट हो रही है प्यूबर्टी और मीनोपॉज 45 से 50 की एज में मीनोपॉज हो गया है, अब मेंस्ट्रुएशन बंद हो गए हैं। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी इरेगुलर, इट टेक सम टाइम टू बिकम रेगुलर। तो कई बार तो जब इनिशियली जब स्टार्ट होती है पीरियड्स होने तो कई बार 28 दिन में हो रहे हैं, 30 दिन में हो रहे हैं, ज़्यादा टाइम में हो रहे हैं, क्योंकि इरेगुलर रहते हैं, बॉडी को आदत नहीं होती है, धीरे धीरे वो सही टाइम पे रेगुलरली होने लगते हैं। तो इसमें यही है, पहली सेज दैट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ वुमेन लास्ट फ्रॉम मीनआर्क टू मीनपॉज। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, मेनार्क टू मेनपॉज से तक ही एक फीमेल एक बेबी को बॉर्न कर सकती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये भी हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ एग, इट्स रिलीज, थिकनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल एंड इट्स ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर। तो साइकिल कैसी होती है इसकी, तो एग जो है वो मैच्योर हो रहा है और फिर एग रिलीज़ हुआ, फिर वो ठीक है मैच्योर हो गया और यूट्रस की जो लिनिंग है वो थिक हो जाती है और अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुई तो वो फूट जाता है और जो है बॉडी के बाहर ब्लीडिंग के फॉर्म में निकल जाता है। इन केस द एग इज फर्टिलाइज इट बिकम्स टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूटरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 9। तो फिर अगर वो मीटिंग हो जाती है तो फर्दर डिवाइड होता जाता है और एक बच्चा बन जाता है, एक बेबी पूरा वो बन जाता है। अब आता है हाउ इज़ द सेक्स ऑफ अ बेबी डिटरमाइंड। तो बेबी जो होता है, बच्चा लड़का होगा लड़की होगी, ये किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। तो ये पहले सोचिए, आई हैव हर्ड माई मदर एंड माई कज़न आर टॉकिंग अबाउट माई कज़न हु इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी। तो इसकी एक कज़न है, उसका बच्चा होने वाला है और वो डिस्कस कर रहे हैं कि बॉय होगा या गर्ल होगा। आई वॉन्डर व्हाट मेक्स द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप ईदर इनटू अ बॉय और गर्ल। तो ये सोचिए कि भाई लड़का होगा लड़की होगा, एक अंडा एक एग लड़का लड़की कैसे बन जाता है। तो यही हमें बताया गया है और ये चीज़ जो है वो क्रोमोजोम्स पे डिपेंड करती है कि कौन सा क्रोमोजोम होगा उस पर। तो देखिए क्या होता है ना
इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट, फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जिस एग ने स्पर्म से मीट कर लिया है उसको फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं, या तो हम जाइगोट बोलते हैं। इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी, तो उसमें ही ना जो वो एग होता है और जो स्पर्म मीट कर रहा होता है तो उसमें ही तभी हो जाता है डिटरमाइन कि लड़का होगा या लड़की होगी। दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम इन द फर्टिलाइज्ड एग। तो ये जो इंस्ट्रक्शन होता है लड़का होगा लड़की होगी, ये कहाँ पर होता है प्रेजेंट? थ्रेड जैसा, धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रोमोसोम्स बोलते हैं इन द फर्टिलाइज्ड एग। तो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ना उसमें मतलब एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग के में प्रेजेंट होता है वो, और उसी से हमें पता लगता है लड़का होगी या लड़की। तो रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 8 दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। अब हम लोगों ने देखा था चैप्टर 8 में सेल पढ़ा था ना, उसमें देखा था कि जो क्रोमोसोम होता है वो हर एक सेल में प्रेजेंट होता है, मतलब ये सेल है इसका ये न्यूक्लियस है, तो हर न्यूक्लियस में जो है वो क्या होता है? क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल। तो इंसान का सेल होता है, सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में ना क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। और कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? हर एक ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब ऐसे जैसे कि ये एक पेयर हो गया, ये दो, ये 3, इस तरीके से 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर 6 क्रोमोसोम्स। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है और इसमें से जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं वो 6 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब वो बताते हैं कि मतलब लड़का है, लड़के को एक्स और वाई होते हैं। देखते हैं तो जिनको हम लोग 6 क्रोमोसोम्स को एक्स एंड वाई बोलते हैं। अब फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम, फीमेल के पास ना वाई क्रोमोसोम नहीं होता। कोई लड़की है ना तो उसकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि पेयर में होते हैं तो 2 होंगे, तो XX क्रोमोसोम ही होते हैं। मेल हैज़ 1 X एंड 1 Y, मेल के पास एक तो X होता है और एक Y होता है, तो मेल के पास XY होता है, फीमेल के पास तो XX ही होता है। द गैमीट्स कौन होते हैं? गैमीट्स होते हैं एग एंड स्पर्म, हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसमें एक ही सेट होता है क्रोमोसोम, जो गैमीट मिला होता है ना एग और स्पर्म, इसमें एक होता है और उसमें 2 होते हैं। द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैव्स 1 X क्रोमोसोम, तो जो अंडा होता है ना उसमें सिर्फ एक X क्रोमोसोम होता है। बट स्पर्म्स आर ऑफ 2 काइंड, स्पर्म्स जो हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक स्पर्म होता है जिसमें एक्स होता है और एक दूसरा टाइप का स्पर्म होता है जिसमें वाई। तो जो एग होता है ना उसमें तो सिर्फ और सिर्फ एक्स ही होता है, मतलब लड़का होगा या लड़की होगी ये किसी औरत पे डिपेंड नहीं करता, ये आदमी पे डिपेंड करता है, मेल पे डिपेंड करता है, क्योंकि फीमेल के पास तो सिर्फ एक्स है और एक्स अगर फीमेल का तो एक्स ही है, अगर मेल से भी एक्स ही आ जाएगा तो क्या बॉर्न होगी? तो एक गर्ल बॉर्न होगी। और फीमेल के पास तो एक्स ही है, मेल से उसकी बॉडी में अगर वाई क्रोमोसोम आया तो एक बेबी बॉय बॉर्न होगा। तो इस तरीके से हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि बेबी का सेक्स क्या होगा, कि वो मतलब लड़का है लड़की है, वो इन्हीं क्रोमोसोम्स की हेल्प से ही डिटरमाइन किया जा सकता है। व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम्स फर्टिलाइज द एग, तो स्पर्म है उसमें एक्स क्रोमोसोम है और वो एग से मिल रहा है जिसके पास तो सिर्फ एक्स ही होता है, तो फीमेल डेवलप होगी। अगर फीमेल में तो एक्स है और मेल से वाई आ रहा है तो क्या डेवलप होगा? तो एक बॉय डेवलप होता है, मेल चाइल्ड। तो ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर एक्स और वाई है तो लड़का और एक्स है तो लड़की होती है, एक्स वाई है तो लड़का और एक्स है तो क्या होती है? तो लड़की ही होती है। अब आता है नाउ यू नो दैट 6 क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबॉर्न बेबी। तो जो सेक्स क्रोमोसोम फादर की बॉडी में होता है ना उससे पता लगता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। औरतों की कोई मतलब कुछ कर ही नहीं सकती औरतें, तो इसमें उनके पास तो सिर्फ एक्स ही होता है, इसलिए। और मैं सीरियल्स में देखा हूँ ना लड़की मतलब क्या छोड़िए, हाँ, तो वो मेल पे डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो अब ये ना जो हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स, ये जो वेरियस ग्लैंड से होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर कवर हो जाएगा, बड़ा चैप्टर है ना, इंपॉर्टेंट भी बहुत है। तो कैसा लगा ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ये इसका पार्ट 3 है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा डीप में समझाना पड़ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें ज़्यादा पार्ट बन रहे हैं, टाइम लग रहा है।
तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरीके से जो है बेबी बॉर्न होते हैं, वो हम पिछले चैप्टर में देखा था, और उसके मतलब कौन कौन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए, वो हमने देखा। अब देखते हैं हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। हम लोगों ने सेक्स हार्मोन्स के बारे में देख लिया था कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, और प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन है ना, ये होते हैं एस्ट्रोजन। अब देखते हैं, ये सेक्स हार्मोन्स हो गए। अब सेक्स हार्मोन्स के अलावा और कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो लुक एट फिगर 10.3। तो 10.3 जो है इसको हमें फिर से देखना है, यहाँ पर है देखिए 10.3। ये जो मतलब पूरा का पूरा चेंज था ना कि हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रीट होते हैं, टेस्टिस ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन, और ओवरीज जो कि फीमेल में होती है उससे निकलता है एस्ट्रोजन। फिर ये हमारे ब्लड में जाते हैं और हमारी बॉडी में प्यूबर्टी जो एज होती है ना 12 से लेकर के 19 तक ह्यूमन बॉडी में प्यूबर्टी को ये इनिशिएट करते हैं। अब इसके अलावा तो हार्मोन सेक्रीटेड बाय पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उससे टेस्टिस स्टिमुलेट होते हैं, एंड ओवरीज टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन्स। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से, पिट्यूटरी ग्लैंड कहता है, एक तरह से आप समझ लीजिए कि ऑर्डर देता है ओवरीज को, टेस्टिस को, कि हार्मोन्स को सेक्रीट करो। यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज इन द एंडोक्राइन ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर सपोज करिए ये तो बड़ा वाला एंडोक्राइन है, बड़ा वाला कौन सा ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये वाला जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये आप समझ जाइए। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में, दिमाग में प्रेजेंट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी, द टेस्टिस एंड द ओवरीज, देयर आर अदर देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, there are other endocrine glands in the body such as thyroid, pancreas, adrenal। तो पिट्यूटरी मतलब देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड में ही पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और इनके अलावा भी क्या होते हैं, पिट्यूटरी के अलावा टेस्टिस जो कि ओवरीज होती हैं, इसके अलावा भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में और भी होते हैं, थायराइड, पेनक्रियाज, एड्रीनल, ये भी होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होता है हमारे। यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है, पोजीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, वो हमें इस फिगर में बताया गया है। तो सबसे ऊपर हमें दिख रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, फिर थायराइड ग्लैंड है, फिर एड्रीनल ग्लैंड है, फिर पेनक्रियाज है, फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ द ओवरीज इन द फीमेल। तो फीमेल में ओवरीज यहाँ पर होती हैं और टेस्टिस मेल में यहाँ पर होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को बताया गया है कि कौन कौन से ग्लैंड कहाँ पर हैं। थायराइड ग्लैंड्स हमारी गर्दन में होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे स्टमक के पास होते हैं, और ये जो है ओवरीज जो है ये विजाइना के पास होती है, और जो टेस्टिस होता है वो पीनस में। तो ये हमें पूरा बता रखा है कि कहाँ कहाँ पर हमारे ये जो अलग अलग ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बूजो और पहेली हैड वंस विजिटेड देयर आंट हु वाज अ डॉक्टर एंड रिमेंबर्ड दैट द बॉय नेम्ड काका हैड अ वेरी बिग एंड बल्जिंग थ्रोट। तो बूजो पहेली अपनी एक आंटी के घर गए थे जो कि डॉक्टर थी। तो वहाँ पे उन्होंने देखा था कि एक बच्चा था काका, उसका काफ़ी बड़ा सा थ्रोट था, बल्जिंग, बाहर की तरफ उसकी गर्दन जैसे निकल रही हो। आंट ने उनको बताया था कि काका को गॉइटर है। गॉइटर एक बीमारी होती है, इज़ अ डिजीज़ ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उसकी वजह से एक बीमारी हो जाती है गॉइटर। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। थायराइड ग्लैंड वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायोक्सिन। काका का जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, उसमें से जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। तो हमें यहाँ पे क्या पता लगा कि जो थायराइड ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन प्रेजेंट करता है, वो थायरोक्सिन। ये बिल्कुल याद रखना है आप लोगों ने कि थायरोक्सिन ग्लैंड थायराइड हार्मोन से प्रोड्यूस होता है। Their aunt also told them that their uncle was suffering from diabetes, कि उनके जो अंकल हैं उनको डायबिटीज़ हो रखी है। अब डायबिटीज़ किसकी वजह से होती है, because his pancreas was not producing the hormone insulin in sufficient quantities। तो देखिए हमने यहाँ पे देखा था ना कि पेनक्रियाज है, ये देखिए यहाँ पर ही पेनक्रियाज होती है ना। पेनक्रियाज से कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, इंसुलिन। पेनक्रियाज से इंसुलिन सेक्रेट होता है। तो उनकी आंट बच्चों को बताती हैं कि तुम्हारे जो अंकल हैं उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि उनके पेनक्रियाज से जो इंसुलिन है ना वो सही तरीके से सेक्रीट नहीं हो पा रही है, नहीं निकल पा रही है। बूजो और पहेली ने फिर पूछा कि देयर आंट अबाउट एड्रीनल ग्लैंड्स विच आर ऑल्सो नोन इन द चार्ट हंग ऑन द वॉल ऑफ देयर क्लिनिक। तो उनकी आंट के क्लिनिक में एक चार्ट लगा हुआ था, उसमें जो है अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में पूछा उनसे। तो एक एड्रीनल ग्लैंड भी था। तो एड्रीनल ग्लैंड के बारे में बूजो पहेली ने पूछा उनसे, तो आंट ने बताया
तो उनकी आंट ने उनको बताया, द आंट टोल्ड देम दैट द एड्रीनल ग्लैंड सेक्रीट हार्मोन्स विच मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड। तो वो बताती हैं उनकी आंट बच्चों को कि जो एड्रीनल ग्लैंड होता है ना, उसका क्या काम होता है। एड्रीनल ग्लैंड ना कि बॉडी में जो सॉल्ट है, बॉडी में जो नमक की मात्रा है ना, वो सही तरीके से मतलब सही रहे, उसका काम एड्रीनल ग्लैंड का होता है। एड्रीनल्स ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रीनैलिन। तो एड्रीनल ग्लैंड जो है एड्रीनैलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री, एम्बैरेस्ड और वरीड। तो एड्रीनल ग्लैंड जो है सॉल्ट्स को बैलेंस करते हैं। तो जब हमें बहुत गुस्सा आता है, हम परेशान होते हैं, हमें बहुत ही बुरा लग रहा होता है, तो ये हमें मतलब हमारे गुस्से को और परेशानी को कंट्रोल करने में कौन हमारी हेल्प करता है, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनलिन हमारी हेल्प करता है। Thyroid and adrenals secrete their hormones when they receive orders from the pituitary through its hormones। तो जो ये थायराइड ग्लैंड है, ये एड्रीनल ग्लैंड है, ये अपने हॉर्मोन्स, ये हार्मोन सेक्रीट करते हैं जब वो पिट्यूटरी, जो कि हमारे दिमाग में होता है, हमारे ब्रेन में होता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड इनको ऑर्डर देता है कि भाई सेक्रीट करो हार्मोन। तो थायराइड और एड्रीनल ग्लैंड सेक्रीट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन को भी सेक्रीट करता है, विच इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। तो इंसान की नॉर्मल ग्रोथ हो, इसकी ये कैसे होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है ना, वहाँ पर से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। अब आता है रोल ऑफ हार्मोन्स। तो हाँ, इसमें ये सोच रहा है भोजो कि आर दीज हार्मोन्स इन अदर एनिमल्स ऑल्सो। तो हाँ, ये दूसरे एनिमल्स में भी होते हैं, कई हार्मोन्स होते हैं, और ये उनके रिप्रोडक्शन में भी और उनकी हेल्थ में भी काफ़ी इफेक्ट डालते हैं। अब रोल ऑफ हार्मोन्स इन द कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। अब इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स की बात इसमें आप देखिए बताते हैं, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ एंड द फ्रॉग। सिल्क मॉथ और फ्रॉग के बारे में हम लोगों ने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ा था। और कैटरपिलर जो सिल्क का होता है, आगे बनता है। कैटरपिलर हैज़ टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन अडल्ट मॉथ। मॉथ बनने से पहले उसको क्या होता है, वो कैटरपिलर होता है, और काफ़ी सारी स्टेजेस को पार करके वो मॉथ बनता है। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। सिमिलरली द टेडपोल पासिस थ्रू सर्टेन स्टेजेस टू बिकम अ फ्रॉग। तो ये क्लास 7 में हम लोगों ने सिल्क वॉर्म के बारे में पढ़ा था, और मेंढक किस तरीके से पानी में वो अपने जेली जैसा कुछ अंडा नहीं देता, जेली जैसा कोई मटेरियल दे देता है, उसमें फीमेल फ्रॉग आकर के अंडे दे देती है, फिर मतलब बन जाता है वो पूरा कंप्लीट एग, और फिर वो अपना रिप्रोड्यूस करने लगता है। तो इस तरीके का हम लोगों ने देखा था कि वो टेडपोल होता है पहले, फिर वो फ्रॉग बनता है। तो इसी तरीके से और भी प्लांट्स या फिर एनिमल्स करते हैं। दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो लार्वा था पहले ना फ्रॉग का, फिर वो एडल्ट बन गया, इस वाले प्रोसेस को हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स। तो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है कि किस तरीके से वो पूरे का पूरा लार्वा से एक एडल्ट बन जाता है। ये जो प्रोसेस होता है ना, कंट्रोल होता है इंसेक्ट के वेरियस हार्मोन से, जिसको हम लोग इंसेक्ट हार्मोन कहते हैं। फ्रॉग में इट इज़ कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन, द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड। तो वो लार्वा से एडल्ट बन जाता है, इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ये इंसेक्ट हार्मोन होता है। इन द फ्रॉग इट इज़ कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है फ्रॉग में, जो कि थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से वो एडल्ट बन पाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। थायरॉक्सिन के प्रोडक्शन के लिए पानी में नमक होना चाहिए, आयोडीन होना चाहिए, मतलब नमक का एक फॉर्म होता है, आयोडीन होना चाहिए, तो ही वो टेडपोल से फ्रॉग बन पाएगा। इफ़ द वाटर इन विच द टेडपोल आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन, टेडपोल्स कैन नॉट बिकम एडल्ट। तो टेडपोल्स को टेडपोल मतलब आप समझ लीजिए, जब वो मेंढक बनने से पहले जो वो जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है, तो वो उसका डेवलपमेंट पेट में हो रहा होता है, इसी तरीके से जब फ्रॉग का डेवलपमेंट की स्टेज होती है ना, उसको हम लोग टेडपोल कहते हैं। तो टेडपोल्स को एडल्ट बनने में थायरॉक्सिन हार्मोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इफ़ पीपल डू नॉट हैव एनफ आयोडीन इन देयर डाइट विल दे गेट गॉइटर कॉज्ड बाय द लैक ऑफ थायरॉक्सिन। तो हाँ, इस तरीके की कंडीशन आ सकती है। अब एक्टिविटी 10.3 में बोला गया है कि कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैगजीन्स और फ्रॉम डॉक्टर्स एंड प्रिपेयर अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमिंग आयोडाइज सॉल्ट। तो मतलब हमारी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं, गॉइटर की प्रॉब्लम भी नहीं होती, आयोडीन की वजह से हमारी कई बार जो हड्डियों में सॉफ्टनेस नहीं आती है। तो इसके आपको एक्टिविटी चार्ट बनाना है। अब देखते हैं आगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। द फिजिकल एंड द मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल हेल्थ। तो फिजिकली आप लोग फिट हैं, आपका दिमाग भी परेशान नहीं रहते हैं, आप खुश रहते हैं, सही रहते हैं, तो वो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अगर सही है तो आप
हम कहेंगे आपको कि आप हेल्दी हैं। टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी स्टेज नीड्स टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट। तो हर स्टेज में अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए, हमारा खाना बैलेंस्ड होना चाहिए। जैसे कि बैलेंस डाइट कौन सी होती है, जिसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स है ना, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रेफ्रिजरेंट्स, ये सारा 6th क्लास में पढ़ा था। तो ये सारे के सारे अगर अवेलेबल हैं, पूरा खाना प्रॉपर जो आप लोग घर में खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी छाछ, तो ये सारा अगर होता है तो वो बैलेंस डाइट अपने आप हो जाती है। द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज। तो पर्सनल हाइजीन हमें अपने साफ सफाई रखनी चाहिए और एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए। ड्यूरिंग एडोलेसेंस हाउएवर दीज बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग। तो खाना पीना सही कर रखना, आप लोग ज़्यादा बाहर का ना खाएं इस एज में, घर का अच्छा खाना खाएं, दूध पिए, दाल खाएं, तो आपकी हाइट अच्छी बढ़ती है और हेल्दी भी रहती है बॉडी। तो न्यूट्रिशन नीड फॉर एडोलसेंट्स को किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट, बहुत तेज़ी से बॉडी बढ़ रही होती है, काफ़ी चेंजेस आ रहे होते हैं, इसलिए हमें एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। तो डाइट जो होनी चाहिए ना एडोलसेंट्स की, वो काफ़ी सही होनी चाहिए, एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट में जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल सही मात्रा में हो। हमारी जो इंडियन मील है, रोटी सब्जी दाल है ना, ये एक बैलेंस्ड मील है। काफ़ी मिल्क इज़ अ बैलेंस्ड फूड इन इटसेल्फ। अगर दूध जो होता है ना, वो अपने आप में ही एक बिल्कुल बैलेंस डाइट होता है। फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट। फ्रूट से भी हमें बहुत नरिशमेंट मिलता है। अगर हम लोग छोटे बच्चों की बात करें, मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑल नरिशमेंट दैट दे नीड। जो माँ का दूध होता है एक छोटे बच्चे के लिए, वो सारे की सारी ज़रूरतें पूरी कर देता है जिस जिस चीज़ की उसे ज़रूरत होती है। आयरन बिल्ड्स ब्लड and iron rich foods such as leafy vegetable, jaggery, meat, citrus, Indian gooseberry, आंवला are good for adolescents। तो आंवला हो गया और हरी सब्जियां हो गई, मीट हो गया, गुड़ हो गया, खट्टे फल हो गए, ये सारे के सारे एडोलसेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, खाने चाहिए फ्रूट्स। चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील। अपने लंच में, खाने में आप लोग क्या खा रहे हैं वो देखना है आपको। इज़ द मील बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस, क्या आपकी मील पूरी बैलेंस है और आपके शरीर को फ़ायदा दे रही है। डज इट कंटेन सीरियल्स विच गिव एनर्जी एंड मिल्क, मीट, नट्स, पल्सेस विच प्रोवाइड प्रोटीन्स फॉर योर ग्रोथ। क्या ये सारी की सारी चीज़ें आपके खाने में अवेलेबल हैं, प्रोटीन वगैरह। ऑल्सो डज इट कंटेन्स में फैट, शुगर वगैरह जिससे एनर्जी मिलती है। एनर्जी किससे मिलती है हमें? कार्बोहाइड्रेट से, फैट्स एंड शुगर से। प्रोटीन जो है हमारी बॉडी को मतलब बनाता है, मसल बिल्डिंग करता है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्या करते हैं, ये हमें रफेज प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा खाना अच्छे से पच सके। चिप्स एंड पैकेज और टिन स्नैक्स दो वो टेस्टी होते हैं, बट वो न्यूट्रिशनल फूड को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते। जो फास्ट फूड होता है ना, ये टेस्टी होता है खाने में, बट आपके शरीर को ख़राब कर रहा होता है। तो खा लो कभी कभी, बट घर का खाना सबसे अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए। मेक अ ग्रुप विद योर फ्रेंड। अपने फ्रेंड के साथ आप ग्रुप बनाइए और उनके ब्रेकफास्ट लंच ये सब क्या खाया है उन्होंने, और फिर उनके मतलब कितना उन्होंने ख़राब खाना खाया है, कितना न्यूट्रिशियस फूड खाया है, ये आपको करना है। एक्टिविटी 10.5 पिक्चर्स लेनी है आपको 10.6 में जो भी है, और चार्ट बनाना है और पेस्ट कर देना है क्लास में कि भाई ये डाइट आप लोगों को लेनी चाहिए और ये डाइट आपके लिए अच्छी होती है। वेजिटेबल्स, मीट, फ्रूट्स, मिल्क एंड एग एंड ग्रेन्स। ग्रेन्स का मतलब जैसे कि दालें हो गई और अच्छे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, राइस वगैरह, ये सब। पर्सनल हाइजीन मतलब हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए। एवरीवन शुड हैव अ बाथ एटलीस्ट वंस अ डे। कम से कम एक बार आपको नहाना ज़रूर चाहिए। ये ज़रूरी है ताकि टीनेजर्स जो आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, सब पसीना आता है, वो आपकी बॉडी पे जम ना जाए और उसको बॉडी से हटाना ज़रूरी होता है। इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर बिकॉज द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड समटाइम मेक्स द बॉडी स्मेल भी आने लगती है, इसलिए हम लोगों को बॉडी को साफ़ रखना चाहिए। कम से कम दिन में एक बार ज़रूर नहाना चाहिए। क्लीनलीनेस इज़ नॉट मेंटेन, देर आर चांसेस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर हम साफ ना रहें तो। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। जब पीरियड्स का टाइम होता है तब बिल्कुल क्लीनलीनेस का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो डेट याद रखनी चाहिए कि किस टाइम मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है और उसको ट्रैक करके प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना चाहिए उसका। सैनिटरी नैपकिन का यूज़ करना चाहिए या फिर घर में बने हुए पैड्स का बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, और पैड को कम से कम 4-5 घंटे में या फिर 7 घंटे में चेंज करते रहना चाहिए। अब है फिज़िकल एक्सरसाइज जैसे कि खेलना, वॉक करना फ्रेश हवा में। ये बॉयज़ या गर्ल्स जो है वॉक करें, एक्सरसाइज करें, आउटडोर प्लेस मतलब जैसे कि बाहर गेम खेलें घर से, एक्सरसाइज करें, वॉक करें ताज़ी हवा में, बहुत ज़रूरी होता है।
मिथ्स, टैबूज, डू एंड डोंट। मिथ्स मतलब जो क्या सच्चाई नहीं होते, टैबूज जिनसे लोग कहते हो इसके बारे में बात मत करो। डूज एंड डोंट्स क्या करें और क्या ना करें। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्रॉम चैप्टर 9 साइंटिफिक फैक्ट्स रिलेटेड टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का क्या क्या होता है इसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा। काफ़ी सारे रॉन्ग नोशंस हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और इन्फॉर्म होना चाहिए। काफ़ी सारी गलत चीज़ें, एग्जांपल के लिए मिथ्स होते हैं, टैबू होते हैं रिगार्डिंग बॉडीली चेंजेस दैट एडोलसेंट एक्सपीरियंस। आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ रहे होते हैं। विमेन का ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा होता है, पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं 12-13 की एज से, और लड़कों की बॉडी में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही गलत फैलाई गई हैं कि लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी इफ़ शी लुक्स एट बॉयज़ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, कि अगर जब उसको पीरियड्स हो रहे हैं वो लड़कों की तरफ देखेगी तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये बिल्कुल मिथ है, ये गलत है। और द मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड, मतलब लड़की पे डिपेंड करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये गलत बात है। लड़के पे डिपेंड करता है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना, थोड़ी देर पहले नहीं, पिछले वीडियो में, कि फीमेल के पास तो एक्स और एक्स होर्मोन्स क्रोमोजोम ही होते हैं, मेल के पास होता है एक्स और वाई क्रोमोजोम रिस्पॉन्सिबल होता है मेल बर्थ के चाइल्ड के लिए। गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के टाइम लड़कियों को किचन में काम नहीं करना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ये सारे मिथ्स हैं, टैबूज हैं, इनको हमें नहीं मानना चाहिए। एक्टिविटी 10.6 से कलेक्ट करें डाटा ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ योर क्लास, और कि बच्चों से पूछे वो कब एक्सरसाइज करते हैं, और नोटिस करें कि वो उनकी फिटनेस जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं और जो रोज़ एक्सरसाइज करते हैं उनकी हेल्थ में क्या क्या डिफरेंस है। अब आता है से नो टू ड्रग्स, मतलब ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, कोई गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एडोलसेंट इस तरीके का टाइम होता है कि हमारा दिमाग काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा होता है, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, तो कई बार बच्चे ड्रग्स ले लेते हैं, सिगरेट, शराब और ये सब चीज़ें पीना शुरू कर देते हैं, और ये एडिक्टिव होते हैं, हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा बुरा असर डालते हैं। आप लोगों ने एड्स के बारे में सुना होगा कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस वायरस है। HIV जो है एक नॉर्मल पर्सन से इन्फेक्टिव पर्सन में पास हो सकता है। कैसे? सिरिंज जो इंजेक्शन होते हैं, अगर किसी पर्सन को HIV है और उस वही इंजेक्शन किसी दूसरे पर्सन को लगा दिया जाए ना, तो उस इंसान को भी ये वायरस फैल सकता है। तो और ड्रग्स जो आप लोग मतलब लोग लेते हैं ड्रग्स वगैरह, आपने शायद उड़ता पंजाब या इस टाइप की मूवी देखी होंगी कि इंजेक्शन से ड्रग्स ले रहे हैं, तो इससे भी HIV फैल सकता है अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन ने उस सिरिंज को इस्तेमाल किया है तो। अब आता है एडोलसेंट प्रेगनेंसी, मतलब 18 की एज से कम की जो प्रेगनेंसी होती है, तो उसके बारे में आप लोगों ने पता होगा कि लीगल एज हमारे देश में शादी की 18 साल है, और लड़कियों की, वैसे अब कह रहे हैं बिल ला रही है गवर्नमेंट की लड़कियों की भी 21 हो जाएगी थोड़े टाइम में, और मतलब 18 साल से पहले लड़की शादी नहीं कर सकती और 21 साल से पहले लड़का शादी नहीं कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बच्ची होती हैं 18 साल से पहले लड़कियां, वो शादी के लिए तैयार नहीं होती हैं और प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं होती हैं, उनकी बॉडी पे बहुत ख़राब इफेक्ट पड़ता है। अर्ली मैरिज एंड मदरहुड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स बच्चों लड़कियों में, और वो बच्ची इतनी छोटी होती है 18 साल से पहले कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बच्चे की संभाल भी नहीं सकती है। तो ये एडोलसेंट प्रेगनेंसी के बारे में है। तो ये चैप्टर हम लोगों का हो गया है कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।